कि फैसले में लिखा यह है कि इस मुल्क में एक ऐसी पार्टी है जो काले धन से बनी और एक ऐसी पार्टी है जो काले धन से चली, यानी खूब चली, साफ चली, शफाफ चली। 355 फॉरेन कंपनियों से पैसे ले लिए, बाहर के ममालिक से पैसे ले लिए। अगर किसी का नाम लिया रुमीता तो उसको भाभी बना लिया, रुमीता शेट्टी साहिबा को, किसी को भाभी बना लिया, किसी को भावज बना लिया, किसी को बेटी बना लिया। यानी हर बंदा, वो दो हमारे और भी वो दोस्त हैं, नाम मैं भूल गया हूं, एक तो पता नहीं चरणदीप सिंह साहब थे और एक और थे कोई साहब। वो तमाम असहाब जो हैं, को बेटा है, को भावज है, को भतीजा है, को बेटी है, कोई गैर मुल्की नहीं है। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि 350 कंपनियां जिनका रिकॉर्ड इनके दौर में, यानी पीटीआई के दौर में सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टेट बैंक जिसका गवर्नर पीटीआई ने लगाया हुआ था, उसके जरिए एक एक अकाउंट की तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई। कौन सरबराह था मुल्क का? इमरान खान साहब। किसने लगाए उनके वो महाराज गवर्नर जो लगाए थे? इमरान खान साहब ने। और उन्होंने ये तमाम कागजात इलेक्शन कमीशन के सामने भेजे जिसमें कहा गया कि 350 कंपनियां जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं है, जो फॉरेन कंपनियां जिनसे पैसा लेना पाकिस्तान में कालाधन करार दिया गया, मगर ये फिर भी साफ चले, शफाफ चले। इन्होंने वो तमाम लोग जिनके नाम मैंने आपको गिनवाए, उनसे पैसा लिया। वो फॉरेनर हैं, भावज, भतीजी, बेटा, हर बंदा, कोई हिंदुस्तान से है, कोई इजराइल से है, को भावज भी वहीं की और भतीजा भी वहीं का और चचा भी वहीं के, मगर साफ चली, शफाफ चली। और भतीजा भी वहीं का और चचा भी वहीं के, मगर साफ चली, शफाफ चली। तो कमाल है। आप गैर मुल्क जो हैं बाहर के, उनसे भी पैसा ले लें, आप बैनुल अक़वामी या फॉरेन कंपनियों से भी पैसा ले लें, आप बाहर के लोगों से भी पैसा ले लें, मगर आप फिर भी साफ चले, शफाफ चले। यानी कमाल नहीं है। चलें, इसको छोड़िए। आपको याद होगा, पार्टी को छोड़ते हैं, लीडर की बात करते हैं। आपको याद होगा कि सारे कहते थे कि इनके एटीएम हैं, और फिर नाम भी लिए जाते थे मुख्तलिफ अशखास के। हम भी लेते रहे कि उनकी पार्टी के भी लोग जो नाराज होकर जाते रहे वो एटीएम्स के नाम लेते थे, हम अकेले नहीं थे। लेकिन इस फैसले से साबित यह हुआ कि ये एटीएम सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये बैरूनी एटीएम भी हैं। ये तमाम जो आपके सामने मुसव्वदा आया है, जिसमें तमाम नाम लिखे पड़े हैं, वो आपको सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पीटीआई का सरबराह, उसके एटीएम सिर्फ लोकल नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी बैरूनी एटीएम है उनके। और जो हम कहते थे ना ये कठपुतली हैं, आपको याद होगा, रोज फ्लोर पे कोई कहता था कठपुतली कठपुतली हुकूमत, कठपुतली वजीर आजम। अब पता चल गया किसके कठपुतली थे। अब आपके सामने आ गया ना, क्योंकि हम भी यही समझते रहे ये हमारे ही हाथों पे आले, यहां इधर उधर दाएं बाएं से किसी की कठपुतली है। नहीं भाई, ये तो एक बैनुल अक़वामी कठपुतली है, ये तो बैरूनी ताकतों के हाथों में कठपुतली है। यानी कमाल नौसरबाजी की दुकान है कि पैसा भी, काला धन भी जो है उससे पार्टी बनी, काला धन से पार्टी चली। कमाल नौसरबाजी है कि आप शौकत खानम के नाम पे लें चंदा, यानी एहतमाम करें, लोगों को इनविटेशन भेजें कि कार खैर के लिए, अल्लाह की राह में काम करने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो मुदस्सर नजर साहब का इंटरव्यू देख लें। इस वक्त सारे मुल्क के लोग सुन रहे हैं, जाइए डालिए मुदस्सर नजर इंटरव्यू यूट्यूब। तो 1 मिनट में मुदस्सर नजर, जिनने सारी जिंदगी इनके साथ गुजार दी, वो कह रहे हैं यार हम तो वहां पे समझ रहे थे कि शौकत खानम के लिए, ये खैराती काम के लिए चंदा हो रहा है, ये खैराती काम का चंदा था।
तो क्या नौसरबाजी की दुकान है? किसी को शौकत खानम दिखाया, चंदा ले लिया, किसी को कुछ और दिखाया, चंदा ले लिया। यानी जिस शख्स को आप किसी खैराती काम के चंदे के साथ ट्रस्ट ना कर सकें, आप उसको एक न्यूक्लियर मुल्क की सरबराही के साथ ट्रस्ट करेंगे? सोचें, यह आपके सोचने की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि वो जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी फ्राइडे शौकत खानम के ट्रस्टीज की बात कर रहा हूं, वो ट्रस्टीज जो हैं वो जरा रिपोर्ट पढ़ें, वो किताब पढ़ें, द की मैन किताब पढ़ें। वो साइमन साहब की जो किताब लिखी है द की मैन, किताब को पढ़ें और देखें चंदे के नाम पे क्या हुआ है। अगर किसी में किताब पढ़ने की ताकत ना हो, मोटी किताब है, तो वो फाइनेंशियल टाइम का वो इदारिया, वो जो रिपोर्ट आई थी, वो सिर्फ पढ़ लें, खबर पढ़ लें और पूछें अपने आप से ये ट्रस्टी कि उनके साथ क्या हुआ है। और अगर उस पर यकीन ना आए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ लें। सभी झूठ बोल रहे हैं, स्टेट बैंक भी झूठ बोल रहा है जिसका सरबराह इन्होंने खुद लगाया था, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोल रहा है जिसका सरबराह इन्होंने खुद लगाया था। वो जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी इनकी हुकूमत के में, वो भी झूठ बोल रही है, जिसको खुद इनके दौर में जो अपॉइंट हुई थी। सब झूठ बोल रहे हैं। मुदस्सर नजर साहब भी झूठ बोल रहे हैं। वो भाभी शेटी, क्या सुनीता शेटी या जो उनका नाम है, उन्होंने कोई ट्वीट किया कि मैं तो समझ रही थी किसी इमरान खान एक्टर के नाम पे मैं चंदा दे रही हूं। एक्टर को ही दे रही थी, एक्टर को ही दे रही थी। उनको मेरा पैगाम है कि आपने गलत चंदा नहीं दिया, आपने चंदा भाभी सही दिया है, एक्टर को ही दिया है। तो ये सब चंदे वंदे चलते रहे। एंड येट एज आई सेड बिफोर, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। क्या खूब बात है। जो बयाने हल्फी में झूठ बोलता हो उसे मुल्क चलाने दें, न्यूक्लियर स्टेट चलाने दें। जो खुद अकाउंट खोल के कहता हो कि मेरा थोड़ी है मामला, वो तो आप अकाउंटेंट से पूछें। बयाने हल्फी दें, उस बयाने हल्फी के पीछे जो अकाउंट है वो खुद खोले हो, कुछ अपने सिग्नेचर से खोले हो, और कहें अकाउंटेंट से पूछे। तो भाई अकाउंटेंट कोई ना वजीर आजम बना दें, अकाउंटेंट कोई ना पीटीआई का सरबराह बना दें। और अकाउंटेंट भी ऐसे मुंह से निकल गया, कहना एटीएम चाहते थे, अकाउंटेंट मुंह से निकल गया। तो एटीएम को बना दें पार्टी का सरबराह, या अकाउंटेंट को बना दें मुल्क का वजीर आजम। इनसे नहीं पूछें, क्योंकि ये तो साफ चले, शफाफ चले। सब झूठ बोलते हैं, स्टेट बैंक भी झूठ बोलता है, इलेक्शन कमीशन भी झूठ बोलता है, वो फ्राइडे वो क्या थी, वो फाइनेंशियल टाइम्स वाला भी झूठ बोलता है, कीमैन की किताब भी झूठ बोलती है, जो फैसला आया है वो भी झूठ बोलता है। इनकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो 8 साल से वावेला मचा रहे वो भी झूठ बोलते हैं, जो इनकी पार्टी छोड़ के वो भी झूठ बोलते। सिर्फ एक सच्चा आदमी, सादिक और अमीन, जो कहता है कि वो मैंने तो बयान हल्फी दिया लेकिन मेरे अकाउंटेंट से पूछ लें। तो नवाज शरीफ के भी अकाउंटेंट से पूछ लेते भाई। उस वक्त तो आपने कहा कि कमाल है, अपने बेटे से ले सकते थे तनख्वाह, नहीं ली तो क्या हुआ, मगर ले सकते थे, ये वेल्थ है। आपने वेल्थ छुपाई, यानी अपने बेटे से पैसे नहीं लिए तो वेल्थ बन गई, वो नहीं लिए तो वेल्थ बन गई, और वो वेल्थ रिपोर्ट नहीं की तो अब आप सादिक और अमीन नहीं रहे, बयाने हल्फी है ये। अब आप मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे, पार्टी के सरबराह नहीं रहे, और यहां पे क्या नौटंकी है। कभी देखी आपने ऐसी नौटंकी, कभी सुनी? खैर क्या करें। एक बात साबित हो गई बड़ी अहम, और वो ये है कि पैसा फेंक तमाशा देख, यानी पैसा दे काम करवाएं, ये बात साबित हुई। बस 450 कनाल जमीन दें, मलिक रियाज साहब ने दी, लिखी पड़ी है आपके सामने। 450 कनाल जमीन दें और काबीना के साथ नौसरबाजी कर दें, यानी काबीना के अंदर एक कागज लिखें जो काबीना के मेंबरान को ना दिखाएं, और उसके जरिए प्रोटेक्शन दें। और वो कानून जिसके तहत जो भी पैसा बस्ट हो, इलीगल काला धन जो इंग्लिस्तान में पकड़ा जाए, वो सिर्फ उस मुल्क को दिया जा सकता है जहां से वो आया हो। यानी इससे पहले वो कौन से 2 मुमालिक थे, नाइजीरिया का पैसा पकड़ा गया तो नाइजीरिया गया,
शायद एक और मुल्क था, वहां का पैसा पकड़ा गया, कौन सा मुल्क था, अजरबैजान या कोई, तो वहां गया, पाकिस्तान का पैसा पकड़ा गया, तो जिसका पैसा पकड़ा गया उसके अकाउंट में जमा करवा दिए। जमा किसने करवाए? वजीर आजम पाकिस्तान ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तहत, जिसे सील करके बगैर काबीना में दिखाए सील करके बंद कर दिया, यहां से अपना एडवाइजर भेजा। वो क्या था नाम उनका भला सा, मिर्जा शहजाद अकबर। हाँ, कहां है वो जिन्होंने मुल्क की खाक के साथ खाक हो जाना था, कहीं जाना नहीं था। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक भाई वारंट निकले हुए हैं, आए ना। लंदन गए, वहां जाके एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसकी वजह से $250 मिलियन जो पाकिस्तान को मिलने थे वो मलिक रियाज साहब को मिल गए वापस। क्या नौसरबाजी है, कमाल नहीं है? और फिर भी हम सब कहते हैं साफ चली, शफाफ चली। और वो आरिफ नकवी साहब 2 मिलियन पाउंड, सिर्फ 2 मिलियन पाउंड देके उन्होंने $1 अरब, यानी अब तो डॉलर गिर गया है, तो अब वो परसों मैंने आपको कहा था 250 अरब का फायदा दिया, वो अब 220-25 अरब का रह गया है। इंशाल्लाह हम उसको 180 अरब तक का कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ने तो $1 बिलियन का, यानी आज की रकम में 230 अरब रुपए का फायदा दे दिया। और क्या लिया उसके बदले में? 2 मिलियन पाउंड। जो शख्स 2 मिलियन पाउंड या 450 केनाल में खरीदा जा सकता हो, आप मुझे बताइए, उसको मुल्क का, एक न्यूक्लियर मुल्क का वजीर लगाएंगे आप? जो शौकत खानम के चंदे से अपने ट्रोल चलाता हो, सुनने आया घर का खर्चा भी चलाते हो, चले मैं नहीं कहता, सुनने आया, मैंने इग्नोर किया, लेकिन ट्रोल तो चलाए, पार्टी तो चलाई, धरने तो दिए। अब आपको पता चला ये तमाम पैसे कहां से आ रहे थे और वो कौन सी बैरूनी ताकतें थी जो ये पैसे दे रही थी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक शख्स जो इतनी बड़ी नौटंकी का मौजद हो, जिसने इतनी बड़ी बैनुल अक़वामी एक नौसरबाजी का पूरा निजाम बनाया हो, जिसके इर्द गिर्द हर शख्स मशकूक हो, हर शख्स, यानी आपको याद होगा 1990 की दिहाई में जब काला धन सफेद करवाने की पहली स्कीम पाकिस्तान में आई, तो किसने सबसे पहले काला धन सफेद करवाया? इमरान खान साहब ने। चेक कर लीजिए। और अब जितनी दफा वो इक्तदार में आते हैं, ताकत में आते हैं, क्या करते हैं? काला धन साफ करने की स्कीमें निकालते हैं। ये भाई, अगर काला धन साफ करना इतनी बुरी चीज है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, क्योंकि चोरी के पैसे हैं, क्योंकि आप उसके खिलाफ हैं, तो ये जो आपने 4 साल स्कीम चलाई है रियल एस्टेट वाली, जिसमें आपने बैनुल अक़वामी काला धन आपने दावत दी, लेकर आए, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पाकिस्तान का काला धन इन्वेस्ट करें, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ये क्या था? यानी आपका काला धन भी सफेद और लोगों का सफेद धन भी काला। क्या हैरानगी की बात है। पाकिस्तान के 3 ही कानून थे मेरे दोस्तों, 3। बैनुल अक़वामी, बैरूनी, फॉरेनर्स से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। फॉरेन कंपनियों से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। किसी बैरूनी मुल्क से पैसा नहीं ले सकते, ले डाला। चंदे का पैसा सियासत में नहीं डाल सकते, डाल दिया। काला धन सफेद करने की जितनी स्कीमें निकल सकती थी, निकाल दी। जाली अकाउंट बनाए, रिपोर्ट नहीं किए, अपने नाम से बनाए, अपने सिग्नेचर से बनाए, कहते हैं अकाउंटेंट से पूछ लो। तो आप मुझे बताएं, एक ऐसे शख्स को जो चंदा ना चला सके, आप उसको मुल्क देंगे चलाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज तो सवाल आप जो बात कर रहे हैं उस पर तड़का तो लगने दें यार, फिर उसके बाद आखिर में पूछ लें, आखिर में पूछ लें, वरना फिर आप बात को वहां ले जाएंगे कि ये बताएं पेट्रोल में क्या हो रहा है, बिजली में। वो उसके लिए हम हाजिर होंगे आपके पास, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखें, जो भी अभी तक जो मामलात देखे गए हैं, आपको पता है कि 2 बनाई गई थी कमेटीज,
एक बनाई गई थी लीगल कमेटी, एक बनाई गई थी पॉलिटिकल कमेटी। उन्होंने तमाम अपनी तजावीज़ जो हैं वो पेश कर दी हैं। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि मैं वो तजावीज़ आपके सामने रखूं, उसको काबीना के सामने और जो हमारे जो इलाक़ी जमातें हैं उन सब के सामने पेश होने दें। इंशाल्लाह शाम तक आपके सामने आ जाएगा। सर, इसराइल के साथ भी फंडिंग का जो हुआ कि जी फंडिंग वहाँ से मिली, कोई आम आदमी किसी का ताल्लुक अगर इसराइली फंडिंग से होगा तो उसकी गिरफ्तारी फौरन जो है वो अमल में आएगी, उसके आज़ाद में रखने की। तो हुकूमत जो है, आपने बताया कि शाम तक जो है पता चलेगा, लेकिन क्या हुकूमत जो है उनकी गिरफ्तारी का इरादा रखती है या नहीं रखती? जी, हुकूमत कानून को फॉलो करने का इरादा रखती है। जो चीज़ें कानून में हैं बिल्कुल हम कोई तासर ना देना चाहते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि विक्टिमाइज किया जाए। अगर कानून जो कहता है इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका, अगर वो बग़ैर हिरासत के इन्वेस्टिगेशन की जा सकती तो बग़ैर हिरासत के की जाएगी। अगर किसी ऐसे जुर्म के लिए जिसमें ज़ेर हिरासत किसी को लेना हो तो उसे ज़ेर हिरासत, उसमें तफरीक नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि इन्हें पकड़ लें इन्हें छोड़ दें। जो कानून कहेगा कानून के मुताबिक चलेंगे, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं होगी, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। ये रिपोर्ट जो हम जिसका मैं सारी चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, ये सब फैसले में लिखी पड़ी है। इस वजह से जो फैसले की मुताबिकत से कानूनी कार्रवाई होगी वो आज जो लीगल टीम है वो तजावीज़ पेश करेगी, उस पर बाकायदा डिबेट होगी, फिर जो भी फैसला होगा आपके सामने लेंगे। जी जी गए जी, ठीक है। महंगाई से मर रही है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल, आप कानून में जाएं, कानून आपका जी ये बात आपकी 100% ठीक है। इसी वजह से आपको पता है इससे पहले जितनी भी प्रेस टॉक्स हुई हैं वो मैंने अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से आपके सामने, जो हमारी गैस वक्त पे नहीं ली गई वो भी आपके सामने पेश की, जब $2 $3 की मिल रही थी नहीं ली वो भी आपके सामने पेश की। बल्कि अभी भी ये जो मुकदमा मैंने आपके सामने पेश किया है इसका ताल्लुक बिजली से है, यानी कोयले का जो कारखाना लगाना था, जो कि 15 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, जो कमिटमेंट थी के इलेक्ट्रिक की कमिटमेंट थी, कंट्रैक्चुअल कमिटमेंट थी कि आपको बेची गई। उसकी एक शर्त यह है कि आप कराची के लोगों के लिए खुद बिजली पैदा करेंगे। उन्होंने एक्सटेंशंस ली मगर कमिटमेंट से उनको किसी ने नहीं छोड़ा। आखिर में एक प्लान बन गया कोयले का प्लांट लगाने का $1 अरब का, आते ही उसको खत्म कर दिया। जून 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी की एक मीटिंग के अंदर बैठ के यह फैसला किया गया यूनिलैटरली कि आपकी जो भी $1 अरब की कमिटमेंट थी कि आपने कराची के लोगों पे वो खर्च करना है, आज से हमने आपको छोड़ दिया। अब कोई भी हुकूमत आने वाली वापस जाके के इलेक्ट्रिक को नहीं कह सकती कि आपका वादा था जब आपने खरीदी थी, उस वादे से माफी दे दी। $1 बिलियन की माफी, 250 अरब की माफी और 2 से 3 मिलियन पाउंड के लिए। तो ये हमारे महकमे का ताल्लुक जो मैंने आपके सामने बातें पेश की हैं, ये अवाम का, कराची के लोगों का मुकदमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। 650 मेगावाट हमने कंडीशनल उनको दिए थे के इलेक्ट्रिक को, कंडीशनल कि जब तक आप कारखाने लगाएंगे, क्योंकि उसमें 3-4 साल लग जाते हैं, तो तब तक हम आपको 650 मेगावाट बिजली देते रहेंगे। उस बिजली को 2050 मेगावाट कर दिया। तकरीबन 1400-1500 मेगावाट इजाफी बिजली का वादा कर दिया के इलेक्ट्रिक के साथ, जिसकी मालियत 300 अरब बनती है। किसके पीछे? 2 मिलियन पाउंड के पीछे। यही मेरा मुकदमा है कि आपने कराची के लोगों का नहीं सोचा, आपने मुल्क का नहीं सोचा, आपने 2 मिलियन पाउंड का सोचा और $1 अरब का पहले एक फायदा दे दिया, दूसरा 300 अरब की बिजली जो है वादा कर लिया कि हम आपको फराहम किया करेंगे। शाबाश है भाई ऐसी पॉलिसी पे। सॉरी, वो आज फैसला सामने आ जाएगा, मुझे नहीं मालूम। वो अगर समझेंगे कोई ऐसी चीज तो कर देंगे, नहीं समझेंगे मुनासिब तो रहने देंगे। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद